अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं। और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें हमने ये देखा था कि स्ट्रेप्टोकोकाई की क्लासिफिकेशन किस तरह से होती है, और इस वीडियो का लिंक आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा और या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें हम देखेंगे कि जो स्ट्रेप्टोकोकाई है उसको हम एनिमेशन की मदद से देखेंगे कि स्ट्रेप्टोकोकाई के जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं उस उनकी वजह से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो ग्रुप होता है वो है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई, और इसमें जो बैक्टीरिया होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस। अब ये जो बैक्टीरिया होता है ये 3 तरह की डिजीज़ काज करवाता है। एक क्या होता है जिसमें ये खुद इन्वॉल्व होता है, उसको हम कहते हैं यानी डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, उसको हम कहते हैं पायोजेनिक इन्फेक्शन। और दूसरा क्या होता है उसे हम कहते हैं टॉक्सिजेनिक। टॉक्सिजेनिक ये होता है कि जब ये बैक्टीरिया कोई एक्सोटॉक्सिन जब प्रोड्यूस करता है उसकी वजह से जो डिज़ीज़ होती है उसको हम कहते हैं टॉक्सिजेनिक। और जो तीसरी टाइप होती है वो होती है इम्यून मीडिएटेड। इसमें यह होता है कि इस बैक्टीरिया की वजह से हमारी अपनी बॉडी के अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं, जिससे क्या होता है डिफरेंट हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं। तो ये 3 तरह की डिजीज़ काज करवाता है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई में जो बैक्टीरिया होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस। और ये स्ट्रेप्टोकोकाई का सबसे इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया होता है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि पायोजेनिक इन्फेक्शन कौन कौन से होते हैं। तो पायोजेनिक इन्फेक्शन क्या होता है जिसमें पस प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं पायोजेनिक इन्फेक्शन। तो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई 2 तरह के पायोजेनिक इन्फेक्शन काज करता है। एक को हम कहते हैं लोकलाइज्ड, यानी कि जिसमें क्या होता है बैक्टीरिया उसी जगह ही प्रेजेंट रहता है जहाँ पे ये इन्फेक्शन काज करता है, यानी कि अगर ये थ्रोट में इन्फेक्शन काज करेगा तो थ्रोट में ही रहेगा, किसी और ऑर्गन में ये ट्रांसफ़र नहीं होगा, उसको हम कहते हैं लोकलाइज्ड। और दूसरा इन्फेक्शन जो होता है उसको हम कहते हैं डिसइम्यूनेटेड। इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है वो ब्लड में चला जाता है और ब्लड के थ्रू ये होल बॉडी के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इससे क्या होता है मल्टीपल ऑर्गन जो हैं हमारे वो इफ़ेक्ट होते हैं, इसको हम कहते हैं डिसइम्यूनेटेड इन्फेक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लोकलाइज्ड इन्फेक्शन कौन से होते हैं जो कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस की वजह से होते हैं। तो इसमें जो सबसे वेल नोन इन्फेक्शन है वो है थ्रोट इन्फेक्शन, जिसको हम स्ट्रेप थ्रोट के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि मोस्टली जो फेरिंग्स और जो टॉन्सिल्स हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं, यानी कि जो टॉन्सिल्स हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है जिसको हम कहते हैं टॉन्सिलाइटिस, और जो फेरिंग्स का एरिया होता है वो भी क्या हो जाता है स्वेल हो जाता है जिसको हम कहते हैं फ्रिंजाइटिस। तो ये 2 इसकी इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स होती हैं। और जो स्ट्रेप थ्रोट है ये एक करेक्टरिस्टिक इसका इन्फेक्शन होता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस का। इसके अलावा जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस है वो स्किन इन्फेक्शन भी काज करता है, और जो स्किन में ये इन्फेक्शन काज करता है वो 3 डिफरेंट साइड्स के ऊपर ये इन्फेक्शन काज करता है। तो ये अपर जो लेयर होती है जो कि केराटिनाइज्ड सेल होते हैं, अगर वहाँ पे ये इन्फेक्शन काज करेगा स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस तो उसको हम कहते हैं इम्पैटिगो, या फिर हम इसको पायोडर्मा भी कहते हैं। और अगर ये एपिडर्मिस का जो एरिया होता है वहाँ पे ये इन्फेक्शन काज करेगा तो उसको हम कहते हैं इरिस्पिलस। और अगर ये डीप जो होता है डर्मिस जो है अगर वहाँ तक ये इन्फेक्शन काज करता है तो उसको हम कहते हैं सेलुलाइटिस। तो यानी कि ये स्किन में तीनों जो लेयर्स होती हैं वहाँ पे ये इन्फेक्शन काज करवा सकता है, यानी कि जो ऊपर जो केराटिनाइज्ड सेल होते हैं इन मोस्टली जो डेड सेल होते हैं अगर वहाँ पे ये इन्फेक्शन काज करेगा, यानी कि जो अपर एरिया होता है स्किन का अगर वहाँ पे इन्फेक्शन काज करेगा तो उसको हम कहेंगे इम्पैटिगो। और अगर ये एपिडर्मिस में करेगा तो उसको हम कहेंगे रिस्पिलस। और अगर ये डीप स्किन तक इन्फेक्शन काज करेगा यानी कि डर्मिस जो एरिया होता है वहाँ तक ये चला जाएगा तो उसको हम कहते हैं सेलुलाइटिस। और सम टाइम क्या होता है कि जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस है वो हमारा जो मसल्स होते हैं यानी कि जो हमारा जो फ्लैश होता है उसको ये खाना स्टार्ट कर देता है। तो जब ये बैक्टीरिया हमारे मसल्स या हमारा जो फ्लैश है उसको खाना स्टार्ट कर देता है तो इसको हम कहते हैं फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया। और ये जो इन्फेक्शन होता है उसको हम कहते हैं नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस। और बहुत ही कम क्या कर सकता है ये जो फीमेल होता है उसकी जो यूट्रस होती है वहाँ पे भी इन्फेक्शन काज करवा सकता है जिसको हम कहते हैं प्यूबरल इन्फेक्शन। तो ये
इसके जो लोकलाइज्ड इन्फेक्शन होते हैं उसमें ये दो इम्पॉर्टेंट इन्फेक्शन हैं, यानी कि थ्रोट इन्फेक्शन और स्किन इन्फेक्शन, यहाँ पे इसकी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होती है। और डिसेमिनेटेड, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जब ये ब्लड के अंदर चला जाएगा तो उससे क्या होगा, मल्टीपल ऑर्गन जो हैं वो इफ़ेक्ट होंगे, जिससे सेप्सिस हो सकता है। सेप्सिस में क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिवेट हो जाता है और बहुत ज़्यादा हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स, वो डैमेज हो जाते हैं। तो ये होता है पायोजेनिक इन्फेक्शन, जिसमें बैक्टीरिया खुद इन्वॉल्व होता है। अब ये जो इसकी दूसरी कैटेगरी है, जिसमें जैसे मैंने बताया था कि जब ये बैक्टीरिया एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है तो इस एक्सोटॉक्सिन की वजह से भी डिफरेंट डिजीज़ हो सकती हैं। तो इसमें दो इम्पॉर्टेंट डिजीज़ होती हैं। एक को हम कहते हैं स्कारलेट फीवर। स्कारलेट फीवर क्या होता है, ये जो पायोजेनिक इन्फेक्शन जैसे मैंने बताया था, जिसमें थ्रोट इन्फेक्ट होता है और स्किन इन्फेक्ट होती है, इन दोनों का जब मिक्सचर हो जाएगा, यानी कि इस एक्सोटॉक्सिन की वजह से जब हमारी स्किन भी अफेक्ट होगी और जो हमारा थ्रोट है ये भी इफेक्ट होगा, उसको हम कहते हैं स्कारलेट फीवर। स्कारलेट फीवर में क्या होता है कि हमारा जो थ्रोट, जैसे मैंने बताया था, वो भी इफेक्ट होता है। थ्रोट के अंदर जो फिरिंग्स हैं, जैसे कि या जो टॉन्सिल्स हैं, वहाँ पे क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है इस एक्सोटॉक्सिन की वजह से। और दूसरा क्या होता है, हमारी जो बॉडी है उसके ऊपर पिंक रैशेस बन जाते हैं, यानी कि जो स्किन है वो भी इफ़ेक्ट होती है इस एक्सोटॉक्सिन की वजह से। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं स्कारलेट फीवर। और जो दूसरी डिजीज़ हो सकती है इस एक्सोटॉक्सिन की वजह से, उसको हम कहते हैं टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। ये बहुत ज़्यादा लीथल कंडीशन होती है, जिसमें क्या होता है कि इस एक्सोटॉक्सिन की वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हाइपर एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि इसमें हमारे जो टी सेल्स हैं और दूसरे जो मैक्रोफेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो अफेक्ट होते हैं, उनमें डैमेज हो जाता है, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अपने ही सेल्स या बॉडी जो है या जो ऑर्गन्स हैं उनको डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। और जो थर्ड कैटेगरी है उसमें मैंने बताया था, उसमें क्या होता है कि जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो एक्चुअली में क्या होती हैं, इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन वो अपने ही बॉडी के जो सेल्स हैं उनको रिकॉग्नाइज कर लेती हैं और उनके ऊपर जाके अटैच हो जाती हैं। तो इसकी वजह से भी दो इम्पॉर्टेंट कंसिक्वेंसेस होते हैं। एक क्या होता है, उसको हम कहते हैं रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर में क्या होता है, मोस्टली हर्ट और जो हमारे जॉइंट्स हैं इसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो जब यहाँ पे एंटीबॉडीज़ या जब यहाँ पे एंटीबॉडीज़ जाके अटैच होती हैं, उससे क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है, तो इस पे मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है और इस वीडियो का लिंक आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। तो जब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम फर्दर एक्टिवेट हो जाता है और डिफरेंट जो इम्यून सेल्स होते हैं वो यहाँ पे रिक्रूट होते हैं, और उससे क्या होता है, हमारा जो हार्ट है वो डैमेज होता है और जॉइंट्स जो हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं रूमेटिक फीवर, जिसमें क्या हो जाएंगी, ऑटो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी अगेंस्ट हार्ट और अगेंस्ट जॉइंट। और जो दूसरी कंडीशन है उसको हम कहते हैं अक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो किडनी है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं, और ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं जब ये डिफरेंट जो नेफ्रॉन है वहाँ पे जाके अटैच हो जाएंगी, तो क्या होगा, जो नेफ्रॉन है उसको उसकी डैमेज काज करवा देंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाएंगे और हमारा जो इम्यून सेल्स हैं वो भी वहाँ पे आ जाएंगे और हमारा जो नेफ्रॉन है उसको वो डैमेज कर देंगे। तो ये 3 तरह की इम्पॉर्टेंट डिजीज़ हो सकती हैं स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस की वजह से। एक क्या हो सकता है जिसमें ये खुद इन्वॉल्व होगा, उसको हम कहते हैं पायोजेनिक, जिसमें ये थ्रोट इन्फेक्शन और स्किन इन्फेक्शन आता है। और अगर ये होल बॉडी में फैल जाएगा तो तब क्या हो जाएगा, सेप्सिस होगी। और दूसरी क्या है, जिसमें ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है और उसमें ये एक्सोटॉक्सिन होता है, उसमें ये आते हैं स्कारलेट फीवर और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। और जो तीसरी कैटेगरी है उसमें क्या होता है कि ऑटो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं, अगर तो वो हार्ट और जॉइंट के अगेंस्ट प्रोड्यूस होंगी तो उस कंडीशन को हम कहते हैं रूमेटिक फीवर, और अगर किडनी के अगेंस्ट प्रोड्यूस होंगी तो उसको हम कहते हैं अक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो ये था ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई। इसके बाद जो जैसे मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में
एक और ग्रुप भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जिसको हम कहते हैं ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, जिसमें इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस ए गैलेक्टियाई। तो ये भी बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसकी वजह से ह्यूमन में डिजीज़ होती हैं। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं कि इसका नाम क्या है, ग्रुप बी है, तो बी से आप याद रखें बी फॉर बेबी, यानी कि इसका जितनी भी मोस्टली डिजीज़ होती हैं वो इस बैक्टीरिया की वजह से वो बेबीज़ में होती हैं। और किस वजह से होती हैं कि ये बैक्टीरिया जो है वो नॉर्मली जो फीमेल विजाइना है वहाँ पे ये कॉलोनाइज होता है। तो ड्यूरिंग बर्थ क्या होता है, अगर तो वहाँ पे ये कॉलोनाइज होगा तो क्या होगा, ये जो न्यूनेट्स है वहाँ पे ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो उस न्यूनेट्स में क्या होगा, ये डिफरेंट डिजीज़ काज करवाता है। उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है वो है मेनिंजाइटिस, और इसके अलावा अगर ये ब्लड के अंदर फैल जाएगा तब क्या हो जाएगा, सेप्सिस भी काज करवा सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये डिजीज़ जो काज करवाता है वो मेनिंजाइटिस है, यानी कि ये न्यूनेटल मेनिंजाइटिस काज करवाता है। इसके बाद जो स्ट्रेप्टोकोकाई में इंपॉर्टेंट ग्रुप जो कि डिजीज़ काज करवाता है वो है ग्रुप डी। और इसमें जैसे मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में, अकॉर्डिंग टू ओल्ड क्लासिफिकेशन इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं एंटीरोकोकाई और दूसरे को हम कहते हैं नॉन एंटीरोकोकाई। और एंटीरोकोकाई में जो इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया होते हैं वो हैं एंटीरोकोकस फिकैलस और एंटीरोकोकस फिशियम। और क्योंकि ये अलग जीनस से बिलोंग करते हैं इसी वजह से इनको हम एस यहाँ पे ये नहीं है बल्कि ये क्या है, ई है, क्योंकि ये अलग हैं। ये एंटीरोकोकस फिकैलस है, यानी कि एंटीरोकोकस से अलग से ही जीनस है। और इनकी वजह से दो इम्पॉर्टेंट डिजीज़ होती हैं। एक क्या होती है कि ये मोस्टली जो हमारा यूरिनरी ट्रैक है वहाँ पे ये इन्फेक्ट करते हैं, यानी कि ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन काज करते हैं। और इसके अलावा ये जो हार्ट वॉल्व होते हैं वहाँ पे भी ये इफ़ेक्ट करते हैं, यानी कि ये एंडोकार्डाइटिस भी काज करवाते हैं। ये जो होते हैं एंटीरोकोकाई बैक्टीरिया। और जो नॉन एंटीरोकोकाई में आता है, क्योंकि ये अभी तक स्ट्रेप्टोकोकाई में ये प्रेजेंट है तो इसी वजह से ये आएगा, इनको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस बोवेस। इसमें जो इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया होता है, इसके अलावा और भी बैक्टीरिया होते हैं जो कि नॉन एंटीरोकोकाई में होते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया जो है वो है स्ट्रेप्टोकोकस बोवेस। और ये भी दो तरह के इन्फेक्शन काज करता है। एक तो ये उसी की तरह एंडोकार्डाइटिस काज करवाता है, और दूसरा क्या होता है, इसकी वजह से कोलोन कैंसर भी हो सकता है। और इवन इसको हम मार्कर भी समझते हैं कि अगर किसी को एस बोविस का इन्फेक्शन है तो उसको कोलोन कैंसर भी हो सकता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट लेंसिफाइड ग्रुप होते हैं जो कि ह्यूमन में डिजीज़ काज करवाते हैं। जैसे कि मैंने बताया शुरू में, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा टाइप की डिजीज़ काज करवा सकता है। और इसके बाद ग्रुप बी है और फिर है ग्रुप डी। तो ये थे लेंसिफाइड ग्रुप। इसके बाद आते हैं नॉन लेंसिफाइड ग्रुप जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि ह्यूमन में डिजीज़ काज करवाते हैं। और सबसे उसमें इम्पॉर्टेंट है वो है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। तो ये जो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया होता है ये दो तरह के इन्फेक्शन काज करता है, यानी कि ये जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है यहाँ पे भी इन्फेक्शन काज करता है, और जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है इसमें भी इन्फेक्शन काज करता है। लेकिन ये ज़्यादातर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन काज करता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ये जैसे कि साइनस जो है वहाँ पे ये इन्फेक्ट करता है और साइनोसाइटिस काज करवाता है। और जो स्पेशली जो चाइल्ड हैं वहाँ पे ईयर इन्फेक्शन भी काज करवा सकता है, यानी कि अगर किसी पर्सन को अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है एक बच्चे को, तो वहाँ से ये मूव करके ट्रांसमिट होके जो मिडल एयर होता है वहाँ पे ये इन्फेक्शन काज करवा सकता है। मोस्टली ये चिल्ड्रन में ये इन्फेक्शन काज करवाता है। तो जब ये मिडल एयर इन्फेक्शन होता है तो उसको हम कहते हैं ओटाइटिस मीडिया। और जैसे मैंने बताया कि ये मोस्टली लोअर इन्फेक्शन काज करवाता है, यानी कि ये निमोनिया काज करवाता है। तो इसी वजह से इसको हम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया भी कहते हैं। और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया अडल्ट्स में मेनिंजाइटिस काज भी करवा सकता है। जैसे हमने देखा था कि जो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई होता है वो बेबीज़ के अंदर मेनिंजाइटिस काज करता है, और जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है वो एडल्ट्स के अंदर मेनिंजाइटिस काज करवा सकता है। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं कि जो ग्रुप बी होता है वो बच्चों के लिए होता है, और जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है वो उनके पेरेंट्स के लिए होता है, यानी कि पेरेंट्स में मेनिंजाइटिस काज करवाएगा, यानी कि एडल्ट्स में। और जो
स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टिया है, यानी ग्रुप बी जो है वो न्यूनेट्स के अंदर मेनिंजाइटिस काज करवाता है। इसके बाद जो लास्ट ग्रुप आता है उसको हम कहते हैं विरिडेंस ग्रुप। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप नहीं होता, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि इनके पास एक तो कैप्सूल नहीं होता है, तो इसी वजह से ये इतने ज़्यादा विरुलेंट बैक्टीरिया नहीं होते। ये उन्हीं लोगों में ज़्यादातर डिजीज़ काज करवाते हैं जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, और इसमें जो ज़्यादातर ये फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन काज करवाते हैं वो डेंटल इन्फेक्शन काज करते हैं। और अगर इसकी केयर ना की जाए तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये डेंटल इन्फेक्शन से के बाद, या अगर सर्जरी हुई है, डेंटल सर्जरी हुई है, तो ये ब्लड में एंटर हो सकते हैं और ब्लड के थ्रू ये जा सकते हैं हार्ट वॉल्व में, तो वहाँ पे ये एंडोकार्डाइटिस भी काज करवा सकते हैं। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया होते हैं जो कि डेंटल इन्फेक्शन काज करवाता है वो है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, और जो एंडोकार्डाइटिस काज करवाते हैं वो है स्ट्रेप्टोकोकस सैंगुइस और स्ट्रेप्टोकोकस सैलिवेरियस। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई की जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, या जो इम्पोर्टेंट उसके विरुलेंट फैक्टर होते हैं, या उसके जो इम्पोर्टेंट एंटीजन होते हैं, उसको हम डिटेल में देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई की जो डिज़ीज़ होती हैं उसको हम डिटेल में देखेंगे, उसके साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे, और इसके कौन कौन से पॉसिबल ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।